नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 562, पीछे हटो। क्या तुमने मेरी अनुमति मांगी थी? संप्रदाय गुरु सूर्य के विस्मय सूचक शब्द के प्रत्युत्तर में अर्जुन की हंसी गूंज उठी। चूंकि उन्होंने उसे कम आंका था, इसलिए उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उसे फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन वे ही थे जिन्होंने रेनकियुन के साथ मिलकर उसके खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। आज अर्जुन उन्हें बुरे निर्णयों के परिणाम सिखाने जा रहा था। मारना। दोनों सेनाएं टकरा गईं। मेरा हाथ! जुबान ये अचानक दर्द से चिल्ला उठी। अर्जुन की मुट्ठी ने उसकी मुट्ठी कुचल दी थी और उसका हाथ तोड़ दिया था। मर जाओ। अर्जुन के पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। चूंकि जुबान ही उसे मारना चाहता था, इसलिए अर्जुन पहले उसे मार देगा। उसका मुक्का आगे बढ़ता रहा और धमाका, यह जुबान ही की छाती में जा घुसा। कचा क्रैक। भयानक विनाशकारी शक्ति के कारण जुबान ही की छाती धंस गई और उसके मुंह से खून के साथ साथ उसके आंतरिक अंगों के टुकड़े भी बाहर निकल आए। वह चिल्ला भी नहीं सका। उसने अपना मुंह और आंखें चौड़ी कर लीं। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसने अविश्वास से अर्जुन की ओर देखा। एक सच्चा आत्मा विशेषज्ञ इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? जुबान ही को इस पर विश्वास नहीं हुआ। भाड़ में जाओ। उसने अर्जुन को कम आंका था। फिर जब एक और शक्तिशाली बल बाहर आया तो जुबान ही का शरीर टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह उड़ गया। उसका शरीर गिरती तलवार संप्रदाय के लोगों के पैरों के नीचे आ गिरा, जिससे सभी चुप हो गए। वे सभी जुबान ही के खून से लथपथ शरीर को देखकर दंग रह गए, जिसकी अब सांस नहीं चल रही थी। फिर वे जोर से चिल्लाने लगे। कोई भी यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? एक ही बार में अर्जुन ने अमर आरोहण क्षेत्र विशेषज्ञ जुबान ही को पराजित कर दिया था। हालांकि जुबान ही केवल प्रथम स्तर का अमर आरोहण क्षेत्र विशेषज्ञ था, फिर भी उसे तीसरे स्तर के सच्चे आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ से कहीं अधिक शक्तिशाली माना जाता था। इस बच्चे ने ये कैसे किया? वह कितना शक्तिशाली था? अर्जुन, तुमने मेरे शिष्य को मारने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें इसकी कीमत खून से चुकानी पड़ेगी। अपने दुख और आक्रोश के बीच फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय के एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक लंबी चीख मारी और बाहर निकल गया। वह जुबान ही का गुरु था, डैंग बोटियन, जो फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय से था। हालांकि अर्जुन ने उस व्यक्ति को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, बल्कि वह अपनी कुर्सी पर वापस आकर एक और सिगरेट जला ली। हालांकि यह सामान्य बात थी, लेकिन जब अर्जुन ने डैंग बोटियन के प्रभावशाली आभामंडल को महसूस किया तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अंतिम चरण अमर आरोहण क्षेत्र। अर्जुन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। जहां तक वास्तविक स्तर का सवाल है, अर्जुन नहीं बता सका। लेकिन तुम मुझे सिर्फ इसी से मारना चाहते हो? ये तुम्हारी क्षमता पर निर्भर करता है। यद्यपि अर्जुन को झटका लगा, फिर भी उसके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि आज फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय एक से अधिक अमर आरोही क्षेत्र विशेषज्ञों को खो देगा। मारना। अर्जुन को जरा भी डर नहीं लगा। वह उठकर डैंग बोटियन की ओर बढ़ा और उसी समय अपने रक्त ड्रैगन और जीवन रून को भी बुला लिया। इतना ही नहीं, वह चुपचाप थंडरक्लैप नाइन्थ हेवन की शक्ति का एक हिस्सा भी अवशोषित कर रहा था। चूंकि वह मारना चाहता था, इसलिए उसने जी भरकर हत्या की। आज फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय को अपने लापरवाह कार्यों की कीमत समझ में आ जाएगी। अर्जुन के होठों पर जो मुस्कान आई वह बहुत ठंडी थी। अर्जुन, तुम बहुत घमंडी हो। अर्जुन के रवैये से डैंग बोटियन और भी क्रोधित हो गया। अगर वह आज अर्जुन को नहीं मारता तो डैंग बोटियन खुद को फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय में कैसे स्थापित कर पाता? वह संप्रदाय में एक बुजुर्ग के पद पर कैसे पहुंच पाता? दुर्भाग्य से उनकी ताकत उनके आदर्शों से कम पड़ गई और डैंग बोटियन भी हार गया। यद्यपि उसकी मृत्यु नहीं हुई, परंतु वह मृत्यु के कगार पर था। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? डैंग बोटियन को गंभीर रूप से घायल करने के बाद अर्जुन ने पूछा, ऐसा लगता है कि यह इसके विपरीत है ना? साले, अर्जुन, तू मौत को दावत दे रहा है। अर्जुन, रुको। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन डैंग बोटियन को हरा देगा। उनके चेहरे पर हैरानी थी। जुबान ही और डैंग बोटियन की स्थिति अलग अलग थी। नहीं, यदि डैंग बोटियन की मृत्यु हो गई तो फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय के लिए ये किस प्रकार का झटका होगा। इस समय फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय पूरी तरह से अव्यवस्था में फंस गया था। अध्याय 563। जब सभी घबरा रहे थे, तभी अर्जुन डैंग बोटियन के सामने आया और उसकी गर्दन पकड़ ली। उसने जो जोर लगाया, उससे डैंग बोटियन की गर्दन से खून बहने लगा। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था।
इस बार फॉलिन स्वॉर्ड संप्रदाय के वे विशेषज्ञ जो हमला करने के लिए तैयार थे, डैंग बोटियन के जीवन को खतरे में डालने के डर से हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। माहौल बहुत दमनकारी था। फॉलिन स्वॉर्ड संप्रदाय के एक बुजुर्ग, जिनके डैंग बोटियन के साथ अच्छे संबंध थे, आगे बढ़े और धमकी भरे लहजे में कहा, अर्जुन, अगर तुमने डैंग बोटियन को मारने की हिम्मत की तो परिणाम गंभीर होंगे। मेरी चेतावनी पर ध्यान दो। अगर तुमने उसे छुआ तो न केवल मल्होत्रा परिवार बल्कि पूरा हुआक्सिया भी आज तुम्हारे साथ दफना दिया जाएगा। संप्रदाय गुरु सन ने कुछ नहीं कहा। उनके हाथ में एक तलवार थी जो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी। उसकी नज़र में हालांकि अर्जुन ताकतवर था, लेकिन नतीजा तय था। अगर उसने कोई चाल चली तो ये बच्चा जरूर मर जाएगा। हालांकि वह नहीं चाहता था कि डैंग बोटियन को कुछ हो, और डैंग बोटियन के जीवन के बदले इस बच्चे के जीवन का व्यापार करना उचित नहीं होगा। असंख्य तलवार संप्रदाय के सम्मानित बुजुर्ग शेन शिक्सी ने संप्रदाय के नेता सन को देखा और दिलचस्पी से कहा, यह बच्चा काफी दिलचस्प है। वह स्पष्ट रूप से एक सच्चा आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ है, फिर भी वास्तव में एक अमर आरोही क्षेत्र विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ सकता है। कुनलुन पर्वतों में ऐसे विशेषज्ञों की कमी नहीं है जो उच्च स्तर के लोगों को मार सकते हैं, लेकिन ये बच्चा हुआक्सिया से है। हुआक्सिया में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत पतली है। मैं बहुत उत्सुक हूँ। उसने ये कैसे किया? संप्रदाय गुरु सन दंग रह गए। उन्होंने शेन शिक्सी की ओर देखा और कहा, महामहिम, क्या आप इस बच्चे की रक्षा करना चाहते हैं? शेन शिक्सी ने अपना सिर हिलाया। चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, असंख्य तलवार संप्रदाय की नज़र में वह कुछ खास नहीं है। वैसे आपके लोग इसे संभालने में सक्षम नहीं लगते। क्या आपको उसे दबाने के लिए मेरी ज़रूरत है? जब संप्रदाय गुरु सन ने यह सुना तो उन्होंने अपना सिर खड़खड़ाते ढोल की तरह हिलाया। महामहिम, कृपया मजाक न करें। मेरा फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय स्वाभाविक रूप से इस बच्चे को मार सकता है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वे लोग अभी इस बच्चे की ताकत का परीक्षण कर रहे थे। शेन शिक्सी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपनी दोनों बाहें छाती के सामने रख लीं। ठीक है। वास्तव में शेन शिक्सी के दिल में कुछ और ही संदेह था। अर्जुन की मुट्ठी तकनीक और मार्शल तकनीकें सरल लग सकती हैं, लेकिन वे हुआक्सिया या कुनलुन पर्वत की उपज नहीं लगती थीं। एक क्षण के लिए तो उन्हें ऐसा भी लगा कि अर्जुन की हर चाल प्राचीन काल से आई है। हालांकि जल्द ही उन्होंने अपना सिर हिला दिया और इस विचार को त्याग दिया। मुझे बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि इस बच्चे की तलवारबाजी कितनी अच्छी है। यदि यह बच्चा तलवारबाजी में प्रतिभाशाली है तो असंख्य तलवार संप्रदाय उसे पतित तलवार संप्रदाय से बचाने पर विचार कर सकता है। इस समय माहौल बहुत ही अजीब था। संप्रदाय नेता सन इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। अगर फॉलिन स्वॉर्ड संप्रदाय हुआक्सिया के एक सच्चे आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ से निपट नहीं पाया तो उनकी प्रतिष्ठा को बड़ा झटका लगेगा। शायद पिछले कुछ दिनों में जो अच्छी धारणा उसने बनाई थी वह सब खत्म हो जाएगी। ये सोचते हुए संप्रदाय गुरु सूर्य की आंखों ने अपने बगल में खड़े बुजुर्गों और साधकों को संकेत दिया, जिन्होंने तुरंत कार्रवाई की और अर्जुन की ओर दौड़ पड़े। 10 अमर आरोही क्षेत्र विशेषज्ञों ने एक सच्चे आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ को घेर लिया। ये निश्चित रूप से पर्याप्त होगा, है ना? फॉलिन स्वॉर्ड संप्रदाय के विशेषज्ञों ने अपनी उंगलियों से हाथ की मुहरें भी बनाईं और अपनी तलवारें लहराईं। अनगिनत तलवारों की किरणें आसमान में एक दूसरे को काटती हुई एक विशाल जाल बना रही थी जिसने सब कुछ ढक लिया था। अर्जुन के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। संप्रदाय गुरु सन ने अर्जुन को अपने कब्जे में ले लिया था। उन्होंने कहा, अर्जुन, अब तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं डैंग बोटियन को जाने देता। हमारी जांच के अनुसार तुम्हारी माँ यहीं कहीं होनी चाहिए, है ना? इसके अलावा तुम्हारी कुछ करीबी महिला मित्र भी हैं। भले ही तुम्हें उनकी परवाह न हो, तुम्हें अपनी माँ के बारे में सोचना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि ये लोग आपकी गलतियों की सजा भुगतें? मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। डैंग बोटियन को रिहा करो और मैं इस मामले को सिर्फ तुम्हारे साथ आगे बढ़ाऊंगा, किसी और के साथ नहीं। ऐसा कहकर संप्रदाय गुरु सूर्यदेव ने अपने हाथ पीठ के पीछे रख लिए और अर्जुन के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय के 10 अमर आरोही क्षेत्र विशेषज्ञों ने अपनी हत्या की मंशा जारी कर दी है और किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार हैं। इस बच्चे को जीवित नहीं छोड़ा जाना चाहिए। डैंग बोटियन ने जब स्थिति देखी तो वह भयावह ढंग से मुस्कुराया। अर्जुन, मुझे मारने की हिम्मत मत करना। हालांकि फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय कुनलुन पर्वतों में एक बड़ा संप्रदाय नहीं है, लेकिन ये कोई ऐसी ताकत नहीं है जिसके साथ आप जैसे नीच व्यक्ति खिलवाड़ कर सकें। अगर तुमने मुझे फिर से चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी माँ और महिलाओं के साथ गड़बड़ कर दूंगा।
शायद मैं तुम्हारी लाश के सामने उनके साथ कुछ दिलचस्प करूंगा। जैसे ही सभी को यकीन हो गया कि अर्जुन जाने देगा, अर्जुन ने अपना सिर उठाया और अपनी ठंडी आंखों से सभी को देखा। तभी एक धीमी सी आवाज गूंजी, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मुझे सबसे ज्यादा नफरत इस बात से है कि लोग मेरे परिवार को धमका रहे हैं। जो कोई भी मुझे धमकी देगा वह मर जाएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने शांतिपूर्वक डैंग बोटियन का सिर काट दिया और खून हर जगह फैल गया। किसी ने नहीं सोचा था कि यह बच्चा ऐसी परिस्थितियों में भी डैंग बोटियन को मार देगा। एक बार डैंग बोटियन की मृत्यु हो गई तो इस बच्चे के पास कोई बंधक नहीं रहा। वह पतित तलवार संप्रदाय के क्रोध को कैसे सहन कर सकता था? डैंग बोटियन का सिर अर्जुन ने जमीन पर फेंक दिया और संप्रदाय नेता सन के पैरों के सामने लुढ़का दिया। तो क्या हुआ अगर मैंने उसे मार दिया? इससे पहले कि संप्रदाय गुरु सूर्य कुछ कह पाते, अर्जुन को घेरे हुए 10 विशेषज्ञों में से एक शांत नहीं बैठ सका और उसने हमला कर दिया। एक नीच व्यक्ति ने डैंग बोटियन को फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय के इतने सारे लोगों के सामने मार डाला। अगर वह कार्रवाई नहीं करता तो यह संप्रदाय को बदनाम कर देता। बेटे, चूंकि तुम्हें लोगों का सिर काटना बहुत पसंद है, इसलिए मैं आज तुम्हें इसका स्वाद चखाऊंगा। एक लंबी चीख के साथ वह आदमी अर्जुन की ओर झपटा। ये देखकर अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी आंखें ठंड से भर गईं। असंख्य तलवार तकनीक। अर्जुन ने अपनी तलवार को क्षैतिज दिशा में घुमाया और उसकी तलवार की क्यू बाहर निकली, जिससे वह व्यक्ति चौंक गया। मरना नहीं, एक हताश अंतिम दहाड़ सुनाई दी। वह जानता था कि अर्जुन की मुट्ठी की तकनीक बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन उसकी तलवार की तकनीक उससे भी अधिक भयानक क्यों थी? जब आदमी का शरीर 2 टुकड़ों में बंट गया तो खून से जमीन लाल हो गई। लाश के 2 हिस्सों को देखकर सभी चुप हो गए। अध्याय 564। ठंडी हवा सीटी बजा रही थी और आसपास सांस लेने की आवाज भी नहीं आ रही थी। सबकी निगाहें जमीन पर पड़े कटे हुए शरीर पर टिकी थीं। उनके दिलों में भय व्याप्त हो गया। अभी कुछ ही समय बीता था, फिर भी अर्जुन ने इतने सारे लोगों के सामने इतने सारे पतित तलवार संप्रदाय के साधकों को मार डाला था। ये बच्चा पागल है। ये खामोशी अज्ञात समय तक कायम रही। अंततः फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय के लोगों को होश आया और उन्होंने ठंडी हवा में सांस ली। अर्जुन, संप्रदाय गुरु की आंखें लाल हो गईं। उसने सोचा था कि अर्जुन को मारना आसान होगा, लेकिन उसे इतनी बड़ी कीमत चुकाने की उम्मीद नहीं थी। अच्छा अर्जुन, तुम बहुत अच्छे हो। संप्रदाय गुरु सूर्य अब पहले जैसा शांत नहीं रहा। वह क्रोधित था और अर्जुन को घूर रहा था। उसके चेहरे पर हत्या की मंशा अब छिपी नहीं रह गई थी। इस जगह पर सबको मार डालो, किसी को जिंदा मत छोड़ना। हाँ, संप्रदाय गुरु। एक के बाद एक आकृतियां उसी समय बाहर निकलीं, सीधे अर्जुन की ओर बढ़ीं। हथियार चमक उठे और आभाएं फूट पड़ीं। आज ये साधक अर्जुन को मारने पर तुले हुए थे। इन 9 विशेषज्ञों की आभा को महसूस करते हुए अर्जुन को एहसास हुआ कि वे उन कुछ लोगों से भी अधिक शक्तिशाली थे जिन्हें उसने पहले मारा था। इस प्रकार उसे एहसास हुआ कि उसके लिए अपनी वर्तमान शक्ति के साथ 9 लोगों से निपटना असंभव था। 9वां स्वर्ग वज्रपात। अर्जुन केवल इस शक्ति को छोड़ सकता था और आत्मा दमन तलवार बिजली से भर गई। राजधानी के ऊपर आकाश में गरजते बादल दिखाई दिए और एक स्वर्गीय घटना सामने आई। जब फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय के लोगों ने ये देखा तो उनके चेहरे पर अजीब भाव आ गए। यहाँ क्या हो रहा है? संप्रदाय के नेता सन की आंखें काली पड़ गईं। अब वह हिचकिचाया नहीं और उसका चेहरा चमक उठा। इस समय शेन शिक्सी की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। जब अर्जुन ने असंख्य तलवार तकनीक का प्रदर्शन किया था तो उसने वास्तव में इसके भीतर असंख्य तलवार संप्रदाय की तलवार तकनीक की छाया देखी थी। क्या यह महज संयोग हो सकता है? उनकी भौहों पर बल पड़े। इस बच्चे का आभामंडल क्यों मजबूत होता जा रहा है? अंततः जब अर्जुन की आभा पूरी तरह प्रकट हुई तो पतित तलवार संप्रदाय के 9 विशेषज्ञों के भाव बदल गए। सच्चा आत्मा क्षेत्र, ये कैसे वास्तविक हो सकता है? इस बच्चे की आभा उनकी अपनी आभा से कम नहीं थी। इसके अलावा वह तलवार जिस पर अनगिनत बिजली के चाप थे विशेष रूप से खतरनाक लग रही थी। यह एक आध्यात्मिक हथियार था और बहुत शक्तिशाली भी। क्या यह अर्जुन का तुरुप का पत्ता हो सकता है? 9 लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। हमला करो, उसे नीचे गिराओ। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अर्जुन उनके लिए बहुत बड़ा परिवर्तनीय कारक था। एक ऐसा परिवर्तन जो हर चीज को प्रभावित करेगा। यदि यह सिलसिला और लंबा खींच गया तो उनका भी अंत उनके मृत साथियों जैसा हो सकता है। धमाका। थंडरक्लैप। 9वें स्वर्ग ने आत्मा दमन तलवार की शक्ति को बढ़ाया और यह ऊर्जा अपनी सीमा तक पहुंच गई। कुछ दबी हुई आवाजों के बीच अर्जुन और 9 अधेड़ उम्र के लोगों के बीच झड़प हुई और उसने उन्हें तेजी से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। एक ही बार में अर्जुन ने अकेले ही 9 लोगों को पीछे धकेल दिया था। 9 बनाम 1, और वह वास्तव में लाभ की स्थिति में था।
ये कैसे संभव हुआ? जितना अधिक कोई साधना करता है, प्रत्येक क्षेत्र के बीच अंतर उतना ही अधिक होता है। अमर आरोही क्षेत्र के विशेषज्ञ आसानी से सच्चे आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञों को कुचल सकते हैं। हालांकि अब वे 9 लोग एक सच्चे आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। यदि इससे पहले किसी ने पतित तलवार संप्रदाय को बताया होता कि स्वर्ग को चुनौती देने वाला एक सच्चा आत्म क्षेत्र साधक है, तो उन्हें यह बहुत बड़ा मजाक लगता। हालांकि इस समय वे 9 लोग हंस नहीं सके, क्योंकि यह सब उनके सामने ही हो रहा था। अमर उत्थान क्षेत्र, कुछ खास नहीं, अर्जुन ने शांति से कहा। अर्जुन, इतना अहंकारी मत बनो। अर्जुन की उपहासपूर्ण खर्राटें सुनकर उन 9 के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय के लिए अपमानजनक बात थी। घमंडी, हा, तो क्या हुआ अगर मैं घमंडी हूँ? तुम 9 लोग मुझे नहीं रोक सकते। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम कोशिश कर सकते हो। मैं आज तुम्हारा खून बहाकर रहूंगा। अर्जुन का चेहरा अभूतपूर्व रूप से ठंडा था। थंडरक्लैप 9th हेवन की शक्ति समाप्त होने से पहले उसे सभी को मारना था। असंख्य दाव जलते हुए स्वर्ग। अर्जुन ने तुरंत असंख्य दाव बर्निंग हेवंस का प्रयोग किया। ये भी तलवार चलाने की उन तकनीकों में से एक थी जो चेन त्यानली ने उसे सिखाई थी। ये तलवार तकनीक शायद सबसे शक्तिशाली न हो, हालांकि ये निश्चित रूप से सबसे तेज थी और मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए यह एकदम सही थी। रक्त ड्रैगन बाहर निकल आया और जीवन रून से क्लेश बिजली विस्फोट हो गया। अध्याय 565 गर्जन। इस समय रक्त ड्रैगन बिजली से ढका हुआ था और बादलों में घुस गया और आकाश को ढक लिया। अर्जुन ने एजियो ड्रैगन फैंटम बॉडी तकनीक को अपनी चरम सीमा तक सक्रिय कर दिया और उसकी आकृति तुरंत कई छायाओं में बदल गई, जो हर जगह दिखाई देने लगी। जैसे ही वह फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय के विशेषज्ञों के बीच से गुजरा, उसकी तलवार निकल आई। उसके शरीर के कपड़े पहले से ही थोड़े फटे हुए थे और वहां कुछ निशान भी थे। उसके शरीर पर तलवार के कुछ निशान थे जो बता रहे थे कि इन 9 लोगों से निपटना कितना मुश्किल था। हालांकि उन्होंने उनकी खामियां भी खोज ली थीं। यद्यपि वे अमर आरोही क्षेत्र के साधक थे, फिर भी उनकी नींव उतनी स्थिर नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपनी साधना गोलियों और संसाधनों पर आधारित की थी। और उसके लिए उसने जीवन और मृत्यु की परिस्थितियों के माध्यम से अपनी साधना की नींव को मजबूत किया था। जब वह वार करता और बचाव करता तो उसकी तलवार बार बार चमकती। इस समय उन्हें चेन त्यानली की तलवार तकनीक की गहरी समझ प्राप्त हुई। 1 गिर गया, 2 गिर गए, अंत में उनमें से सभी 9 गिर गए। उनमें अब लड़ने की ताकत नहीं थी। अर्जुन भी सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। उसके साधारण कपड़े खून से लाल हो गए थे। उसकी आंखें खून से भरी हुई और बेहद क्रूर थीं। ऐसा लग रहा था कि यह उसकी सीमा थी। हालांकि यह एहसास बहुत अच्छा था। उसे तो ये भी लग रहा था कि वह शीघ्र ही सच्ची आत्मा के चौथे स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा। अचानक एक ठंडी अनुभूति ने उस पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह सहज ही बच गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक छोटी तलवार अर्जुन के शरीर में घुस गई। सौभाग्यवश ये किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर नहीं पहुंचा। अर्जुन ने अपना सिर नीचे किया और घाव पर नजर डाली। उसने देखा कि वहां एक घाव था। काले रंग का एक निशान फैल रहा है। जहर। उसने अब और संकोच नहीं किया और संसार कब्रिस्तान से एक गोली निकाली। गोली उसके मुंह में जाने के बाद ही जहर फैलना बंद हुआ। उसने उस दिशा में देखा जिधर से हमला हुआ था। वह संप्रदाय का मास्टर सन था। इस समय संप्रदाय गुरु सन की हत्या की मंशा ने आकाश और जमीन को ढक लिया। ये बेहद भयानक था। किसने सोचा होगा कि एक ऐसे बिगड़ल बच्चे से निपटते समय, जो अभी भी अनुभवहीन है, उसके साथ लाए गए सभी लोग गिर पड़ेंगे। गिरती तलवार संप्रदाय को बहुत बड़ा झटका लगा था। कीमत बहुत ज्यादा थी। वह क्रोधित था। मैंने तुम्हें कम आंका था, लेकिन अब तुम्हें मरना ही होगा। उसकी आंखें अर्जुन को ऐसे घूर रही थीं मानो वह किसी मरे हुए आदमी को देख रहा हो। बकवास बंद करो, अगर लड़ना है तो लड़ो। अर्जुन संप्रदाय गुरु सूर्य पर अपनी सांस बर्बाद नहीं करना चाहता था। हालांकि वह जानता था कि वह इस व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता, फिर भी वह उसकी ताकत का अनुभव करना चाहता था। वह जानना चाहता था कि उनके बीच कितना अंतर था। भले ही वह जीत ना पाए, लेकिन फिर भी उनके पास आखिरी तुरुप का पत्ता था। हालांकि इस तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल केवल सबसे महत्वपूर्ण क्षण में ही किया जा सकता था। अर्जुन इस पर भरोसा नहीं करना चाहता था। मरना। संप्रदाय गुरु सन की आंखें सिकुड़ गईं और वह जोर से चिल्लाया। अर्जुन पर खतरे का गहरा एहसास छा गया और उसके हाव भाव में भारी परिवर्तन आ गया। अच्छा नहीं है। धमाका। एक भयानक विस्फोट हुआ। पुची। अर्जुन ने मुंह से खून थूका और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह पीछे की ओर उड़ गया। तलवार के चारों ओर बिजली की चमक अचानक समाप्त हो गई और मंद पड़ गई।
थंडरक्लैप 9वें स्वर्ग की शक्ति पूरी तरह से गायब हो गई थी। टकराना। अर्जुन 7-8 मीटर दूर जमीन पर जा गिरा। उसे लगा जैसे उसके शरीर की अनगिनत हड्डियां टूट गई हों। संप्रदाय गुरु सूर्य की गिरती तलवार संप्रदाय बहुत भयानक था। अर्जुन ने अपने आप को स्थिर किया और अपने हाथ में आत्मा दमन तलवार को कसकर पकड़ लिया तथा अपने प्रतिद्वंद्वी को घूरने लगा। उसकी निगाहें एक खूनी भेड़िए की तरह थीं जो सब कुछ खा जाना चाहता था। मैं एक शीर्ष स्तरीय अमर आरोही क्षेत्र विशेषज्ञ हूं जो पारलौकिक क्षेत्र की सीमा तक पहुंच गया है, फिर भी तुम अभी भी संघर्ष करना चाहते हो। संप्रदाय गुरु सन ने उपहास किया। अगर असंख्य तलवार संप्रदाय के सम्मानित बुजुर्ग न होते तो वह बहुत पहले ही हमला कर देता। वह कमजोरों को धमकाकर अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करना चाहता था। हालांकि अब उसे इसकी परवाह नहीं थी। दबाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, संप्रदाय मास्टर सन के सामने अनगिनत तलवार की छायाएं प्रकट हुईं और उसकी हत्या की मंशा बह निकली। कितनी भयानक तलवार क्यूई! क्या यह एक आधे कदम के पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञ की ताकत है? अर्जुन की आंखें ठंडी और कठोर थीं। संप्रदाय गुरु सन वास्तव में एक अर्धचरण पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञ थे। हालांकि पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता था। इसके लिए तलवार दाव की गहरी समझ की आवश्यकता थी। हालांकि इस तकनीक और चेन त्यानली की तकनीक के बीच अंतर बहुत बड़ा था। शायद आम लोगों को धोखा दिया जा सकता था, लेकिन वह नहीं कर सका। इसमें एक चाल शामिल थी। संप्रदाय गुरु सन के होठों पर ठंडी मुस्कान फैल गई। उसने ऐसा जानबूझकर किया था ताकि वह अपने पास बैठे असंख्य तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग को दिखा सके। अर्जुन इस हमले को बिल्कुल भी नहीं रोक पाए। इस समय अर्जुन धर्मेंद्र से बात कर रहे थे, जो संसार कब्रिस्तान में थे। धर्मेंद्र अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा हो गया और सिर हिलाया। आपने अपने सीमित साधना स्तर के साथ इतने सारे लोगों को संभालकर अच्छा किया। चूंकि इस व्यक्ति ने आपको दबा दिया है, इसलिए मैं आपको थंडर ब्रेकिंग स्लैश सिखाऊंगा। कुछ ही क्षणों बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि अर्जुन के दानतीयन में भस्म हो चुकी सच्ची क्यूई पुनः संघनित हो गई थी। उसी समय उसके दिमाग में सूचनाओं का प्रवाह उमड़ पड़ा। जब उसने सूचनाओं की जांच की तो उसके मुंह के कोने सिकुड़ गए। तोड़ना। जैसे ही वह दहाड़ा, उसके हाथ में आत्मा दमनकारी तलवार एक बार फिर चमकदार रोशनी के साथ फूट पड़ी। गर्जन भंजक स्लैश। उसने पीछे हटने की हिम्मत नहीं की। यद्यपि संप्रदाय गुरु सन की चाल एक सच्ची तलवार मारने की तकनीक नहीं थी, फिर भी इसकी शक्ति अत्यंत चौंकाने वाली थी, और यह ऐसी चीज नहीं थी जिससे वह अपने स्तर पर निपट सके। मल्होत्रा परिवार के ऊपर अचानक बादलों की गड़गड़ाहट हुई और 10 से अधिक बिजली की कड़कड़ाहट ने आत्मा दमनकारी तलवार को आ मारा। ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन स्वयं बिजली से घिरा हुआ है, और ऐसा लग रहा था मानो आत्मा को दबाने वाली तलवार स्वर्ग से जुड़ी हुई है। ठंडी हवा के झोंके चले और बादलों ने रंग बदल लिया। अध्याय 566 तलवार और वह युवक जिसने क्लेश बिजली को चालू किया था, बहुत चमकदार थे। संप्रदाय गुरु सन ने तो अवचेतन रूप से 1 दर्जन कदम पीछे हट लिए। धमाका। अचानक दोनों तलवारों के आपस में जोरदार टकराव से जोरदार विस्फोट हुआ। धरती हिल गई और शक्तिशाली आघात तरंगें उठीं। मल्होत्रा परिवार के निवास का बाहरी प्रांगण खंडहर में तब्दील हो गया। जल्दी से पीछे हटो। दर्शक सेनाएं एक के बाद एक पीछे हटती गईं। हालांकि उनमें से कुछ बहुत धीमी थीं और उन्हें झटकों से गंभीर चोटें आईं। यह एक दुखद दृश्य था। अर्जुन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने शक्तिशाली हो। तुम वास्तव में मेरी तलवार के वार को रोकने में कामयाब रहे। हालांकि क्या तुम्हें लगता है कि तुम सुरक्षित हो? संप्रदाय गुरु सन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। संप्रदाय गुरु सन ने आत्मविश्वास के साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। उनके अनुसार अर्जुन को पिछले वार से मारना चींटी को कुचलने जितना आसान था। लेकिन क्या ये वास्तव में अवरुद्ध था? मुझे इस बच्चे को मारना होगा। संप्रदाय गुरु सूर्य के विचार अधिकाधिक दृढ़ होते गए। सच्चे आत्मिक क्षेत्र में भी अर्जुन पहले से ही स्वर्ग विरोधी था। अगर वह अमर उत्थान या पारलौकिक क्षेत्र में पहुंच जाता तो वह किस तरह का तूफान खड़ा कर देता। उसके कार्यों से संभवतः संपूर्ण कुनलुन पर्वत हिल जाएगा। यदि उसने आज इस बच्चे को नहीं मारा तो भविष्य में फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय बर्बाद हो जाएगा। चलो देखते हैं कि क्या आप इसे रोक सकते हैं। संप्रदाय गुरु सन ने अब और कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई तथा रक्तसार की एक बूंद बाहर निकाल दी। उसका मुख पीला पड़ गया। वह अब पहले जैसा शांत और संयमित नहीं था, और वह किसी भी कीमत पर अर्जुन को मारने के लिए कृतसंकल्प था। दोनों तलवारों के वार जो गतिरोध में थे, अचानक बदल गए और एक भयानक आघात चारों दिशाओं में फैल गया। जैसे ही वज्रभंजक वार पराजित हुआ, अर्जुन कुछ कदम पीछे हट गया। उसके मुंह के कोने पर खून की एक धार दिखाई दी और पूरे शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ।
यदि अर्जुन के भौतिक शरीर को कठोर न किया गया होता तो उसकी वहीं मृत्यु हो जाती। थंडर ब्रेकिंग स्लैश एक ऐसी चीज थी जिसे धर्मेंद्र ने उन्हें मौके पर ही सिखाया था और वे अभी तक इसकी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाए थे। इसके अलावा हालांकि थंडर ब्रेकिंग स्लैश शक्तिशाली था, खेती के स्तर में अंतर बहुत बड़ा था। इस समय अर्जुन के मन में धर्मेंद्र की आवाज गूंजी। अर्जुन के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। संप्रदाय गुरु सूर्यदेव ने कुछ भी नहीं देखा और उनका चेहरा क्रूर बना रहा तथा वे धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़े। उनकी नज़र में अर्जुन के दिन अब खत्म होने वाले थे। हा अर्जुन, देखते हैं तुम कितने समय तक इतने निर्लज रह पाओगे। यद्यपि उसने भारी कीमत चुकाई थी, परंतु उसके पिछले हमले ने अर्जुन को गंभीर रूप से घायल कर दिया था और इस प्रकार संप्रदाय गुरु सूर्य बहुत आश्वस्त थे। थोड़ी सी सांस लेते हुए संप्रदाय गुरु सन ने उपहास किया जब उन्होंने दूर से अर्जुन को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष करते देखा। इसके बाद वह उसे उतनी ही आसानी से मार डालेगा जैसे किसी चींटी को कुचल दिया जाता है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो? अर्जुन ने शरीर में दर्द सहते हुए पूछा। उसकी आंखें तेज और ठंडी थीं। संप्रदाय गुरु सूर्यदेव जोर से हंसे, लेकिन अर्जुन भी हंस पड़े। उसने संप्रदाय गुरु सन की ओर ठंडे भाव से देखा और अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसकी आंखों में भेड़िए जैसी नजर थी। क्या उसे लगा कि वह जीत गया है? दुर्भाग्य से अर्जुन को उसे निराश करना ही था। चूंकि अर्जुन यहाँ आत्मविश्वास से खड़ा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके अपने तरीके रहे होंगे। जब तुम मरने वाले हो तब भी तुम अहंकारी होने का साहस कर रहे हो। अर्जुन की बातें सुनकर संप्रदाय गुरु सूर्यदेव का चेहरा घृणा से भर गया। उनके लिए यह अर्जुन का अंतिम कदम था। वह बुरी तरह घायल था, अन्यथा अर्जुन उसके विरुद्ध युद्ध कैसे जारी रख सकता था? अभिमानी, अर्जुन अचानक हंस पड़ा। चूंकि मामला ऐसा है तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मेरा अहंकार कैसा दिखता है। अर्जुन ने अपनी कलाई हिलाई और उसके हाथ में एक ताबीज प्रकट हुआ। यह उन्हें धर्मेंद्र ने दिया था। ताबीज को धारण करते ही अर्जुन की आभा में जबरदस्त परिवर्तन आया। जाना, आसपास भूत प्रेत चिल्ला रहे थे और भेड़िए चिल्ला रहे थे। ये है। बाहर निकलती परछाइयों को देखकर संप्रदाय गुरु सन के भाव बदल गए। संप्रदाय गुरु सन ने एक दयनीय चीख निकाली क्योंकि उनका शरीर पीछे की ओर लड़खड़ा रहा था। ये कठपुतली ताबीज है जो कुनलुन पर्वत से गायब हो गया था। ये तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? तुम कौन हो? तुम्हारे पीछे कौन है? संप्रदाय गुरु सन ने घबराकर कुछ ही दूरी पर तैरती हुई उस भ्रामक आकृति को देखा और कहा। अध्याय 567। इस कठपुतली ताबीज को देखकर संप्रदाय मास्टर सूर्य कैसे शांत रह सकते थे? कठपुतली ताबीज आध्यात्मिक तावीज़ों के ताव में एक अत्यंत दुर्लभ अस्तित्व था और कई वर्षों से कुनलुन पर्वत से गायब हो गया था। पिछली बार यह कुनलुन पर्वतों में एक नीलामी में दिखाई दिया था जिसमें यह खगोलीय कीमत पर बिका था। अंत में यह असंख्य तलवार संप्रदाय मास्टर द्वारा प्राप्त किया गया था। शेन शिक्सी, जो उसके साथ थी, निश्चित रूप से इस मामले के बारे में जानती थी। संप्रदाय गुरु सन ने शेन शिक्सी की ओर देखा। शेन शिक्सी की नज़र बेहद जटिल थी और थोड़ी लालची भी। उसने भारी सिर हिलाया। ये वास्तव में संप्रदाय के मास्टर के कठपुतली तावीज़ जैसा ही है। नहीं, वास्तव में इस बदमाश का कठपुतली तावीज़ और भी ज्यादा मजबूत लगता है। हो सकता है कि तुम उसके मुकाबले में न हो। मुझे करने दो। संप्रदाय गुरु सन दंग रह गए। कुछ सेकंड के लिए वे झिझके और फिर बोले, सर, इस तरह के छोटे बच्चे आपके समय के लायक नहीं हैं। हालांकि इस बच्चे के पास कठपुतली का ताबीज है, लेकिन उसके लिए मुझे मारना आसान नहीं होगा। मैं खुद ये कठपुतली का ताबीज छीनकर आपको दे दूंगा। संप्रदाय गुरु सन के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। आज फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय के विशेषज्ञ या तो मर चुके थे या घायल थे। अगर वह अर्जुन को नहीं हरा पाया तो संप्रदाय शेन शिक्सी के सामने हंसी का पात्र बन जाएगा। तो फिर भविष्य में असंख्य तलवार संप्रदाय पतित तलवार संप्रदाय को कैसे देखेगा? इस लड़ाई में उसे भविष्य और फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय के भाग्य पर दांव लगाना पड़ा। शेन शिक्सी के जवाब का इंतजार किए बिना संप्रदाय गुरु सन बाहर निकल गए। इस बार उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपनी साधना को जला दिया। उनकी आभा निरंतर बढ़ती गई। जब अर्जुन ने संप्रदाय गुरु सूर्य को अपनी ओर आते देखा तो उसका चेहरा घृणा से भर गया। मारना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, कठपुतली ताबीज की शक्ति प्रस्फुटित हो गई। मल्होत्रा परिवार के निवास के ऊपर का आकाश पूरी तरह से अंधकार में हो गया तथा ठंडी हवाएं चलने लगीं। संप्रदाय गुरु सूर्य के सामने से एक छाया गुजरी। एक अर्धचरण पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञ। तो क्या यह एक ऐसा ताबीज था जिसे धर्मेंद्र ने व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत किया था, और ये थंडरक्लैप 9th हेवन ताबीज की शक्ति से पूरी तरह से अलग था। इसके अलावा संप्रदाय
मास्टर सन को अर्जुन के थंडर ब्रेकिंग स्लैश को रद्द करने के लिए कीमत चुकानी पड़ी होगी। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी संप्रदाय मास्टर सन की स्थिति की कल्पना कर सकता है जब वह छायादार प्रेत की घेराबंदी का सामना कर रहा हो। एक क्षण में स्थिति बदल गई। संप्रदाय गुरु सन की स्थिति बहुत दयनीय लग रही थी तथा वे हताशाजनक स्थिति में फंस गए थे। किसी को भी ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी। अर्जुन, जो अभी मृत्यु के कगार पर था, ने फिर से बाजी पलट दी थी। अर्जुन को देखकर दर्शक दंग रह गए। अर्जुन की मौत की कामना करने वाले विशेषज्ञ पसीने से तरबतर हो गए थे। ये कल्पना करना कठिन नहीं था कि अगर अर्जुन ने इस ताबीज का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया होता तो क्या होता। वे संभवतः कुछ ही क्षणों में मर गए होंगे। हुआक्सिया में सभी को लगा कि अर्जुन और भैरव सिंह मर चुके हैं और मल्होत्रा परिवार को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन इतने शक्तिशाली और प्रभावशाली तरीके से वापस आएगा। यहाँ तक कि कुनलुन पर्वत के एक संप्रदाय के संप्रदाय गुरु भी उसे रोक नहीं सके। मौत के सन्नाटे के बीच अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी, क्योंकि संप्रदाय गुरु सन बुरी तरह घायल हो गए थे। एक तेज चीरने वाली आवाज के साथ संप्रदाय गुरु सन की दिव्य आत्मा पर छायादार प्रेत ने बेरहमी से हमला किया। उसने मुंह भर खून थूका और उसका चेहरा पीला पड़ गया। संप्रदाय गुरु सन को ऐसा लग रहा था कि वह अपनी रस्सी के अंत में था। महामहिम, मुझे बचाओ। इस समय उसने अपनी प्रतिष्ठा की परवाह न करते हुए शेन शिक्सी से मदद मांगी। अब केवल शेन शिक्सी ही उसे बचा सकती थी। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपने हाथ में आत्मा दमन तलवार पकड़ी और घायल संप्रदाय गुरु सूर्य पर सीधा हमला किया। अर्जुन, धृष्टता मत करो। हालांकि जैसे ही सभी ने सोचा कि संप्रदाय प्रमुख सन निश्चित रूप से मर चुका है, एक क्रोधित चिल्लाहट सुनाई दी। धमाका। शेन शिक्सी ने अपनी चाल चली। हे भगवान, ये व्यक्ति किस साधना स्तर पर है। इस व्यक्ति की आभा संप्रदाय मास्टर सन द्वारा पहले प्रदर्शित की गई आभा से भी अधिक मजबूत है। भारी हंगामे के कारण मल्होत्रा परिवार के निवास के आसपास अधिकाधिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ एकत्रित हो गए। अर्जुन की दुर्घटना के बाद से ही मल्होत्रा परिवार के घर पर कई परिवार और संप्रदाय गुप्त रूप से नजर रखे हुए थे। इसलिए जब हंगामा शुरू हुआ तो वे सभी सामने आ गए। हालांकि उन्होंने केवल दूर से देखने का साहस किया और एक कदम भी पास आने का साहस नहीं किया। दहाड़ से आकर्षित होकर अपनी सांसें रोके बैठे लोगों ने अपना ध्यान उस आकृति पर केंद्रित कर लिया जो मानो हवा पर ही कदम रख रही थी। अर्जुन ने भी ये दृश्य देखा था और उसे लगा कि उसका आभामंडल पूरी तरह से बंद हो गया है। एक पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञ, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन आज इस आदमी को कोई नहीं बचा सकता। यदि उसने आज संप्रदाय गुरु सन को नहीं मारा तो भविष्य में उसे मारना बहुत कठिन होगा और हमेशा खतरे का एक छिपा हुआ स्रोत मौजूद रहेगा जो उसे और उसके परिवार को खतरे में डाल देगा। इसलिए संप्रदाय मास्टर सन को आज मरना पड़ा। अपना मन बना लेने के बाद अर्जुन की नजरें अब और नहीं डगमगाईं। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने अपना ध्यान संप्रदाय गुरु सूर्य पर केंद्रित कर लिया। महामहिम, मुझे बचाओ। इस समय अर्जुन के पागलपन को देखकर संप्रदाय गुरु सूर्य पूरी तरह घबरा गए। मारना। एक लंबी चीख के साथ अर्जुन की तलवार आ गई। पुची। संप्रदाय गुरु सन की भयभीत निगाहों के सामने तलवार उसकी छाती में घुस गई। शेन शिक्सी उसी समय आ गई जब छुरा घोंपा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके हाथ ने संप्रदाय गुरु सन के कंधे को पकड़ लिया और उसे पीछे की ओर फेंक दिया। समय रुक गया, अंतरिक्ष रुक गया, दुनिया चुप हो गई। संप्रदाय गुरु सन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। संप्रदाय गुरु सन ने अपना मुंह खोला और कुछ कहने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में वह कहने में असमर्थ रहे। वह निश्चुप था। यदि उन्हें पता होता कि ऐसा होगा तो संप्रदाय गुरु सूर्यदेव कभी भी अर्जुन से युद्ध नहीं करते और न ही यहाँ आते। आवाज निकालने में असमर्थ, उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर कांपती हुई उंगली से अर्जुन की ओर इशारा किया। संप्रदाय गुरु सूर्य के मुंह से खून की धार फूट पड़ी और उसका शरीर पीछे की ओर गिर गया। इस समय शेन शिक्सी की आंखें ठंडी हो गईं। आखिरकार फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय मायरीड स्वॉर्ड संप्रदाय के अंतर्गत ही एक संप्रदाय था। हजारों वर्षों से यह असंख्य तलवार संप्रदाय द्वारा संरक्षित था। किसने सोचा होगा कि उसके संप्रदाय के गुरु की ऐसे हत्या कर दी जाएगी। उसने संप्रदाय प्रमुख सन की ओर देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कमर से एक गोली निकाली और संप्रदाय प्रमुख सन के मुंह में ठूंस दी। सौभाग्य से उसने संप्रदाय के गुरु सन को पीछे खींच लिया था और उसके दिल को छेदने से बचा लिया था। अन्यथा पृथ्वी पर कोई भी गोली उसे बचा नहीं पाती। अध्याय 568 गोली खाओ। अपना दिमाग साफ करो और अपनी चोटें ठीक करो। शेन शिक्सी की ठंडी आवाज सुनाई दी। संप्रदाय गुरु सन ने सिर हिलाया।
जिस क्षण उसने गोली खाए उसकी जीवन शक्ति का प्रवाह स्पष्ट रूप से धीमा हो गया। हालांकि अगर वह बच भी गया तो भी उसकी साधना का स्तर गिर जाएगा। पतित तलवार संप्रदाय का अंत हो गया। ये सब सोचते ही संप्रदाय गुरु सूर्य की ठंडी आंखें अर्जुन की ओर चमक उठीं और उन्होंने चाहा कि वे अर्जुन के मांस के टुकड़े टुकड़े करके उसे निगल जाएं। अर्जुन ने उसकी वर्षों की सारी मेहनत बर्बाद कर दी। महामहिम, मेरी एक विनती है, कृपया उसे पूरा करें, उन्होंने कहा। शेन शिक्सी ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे बताओ महामहिम, मैं चाहता हूं कि इस बच्चे की बाहें एक एक करके फाड़ दी जाएं। मैं चाहता हूं कि वह अपंग हो जाए और उसकी आत्मा असहनीय दर्द से जल जाए। मैं चाहता हूं कि उसे मौत से भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़े। संप्रदाय गुरु सन ने दांत पीस लिए। शेन शिक्सी ने आह भरी और अर्जुन की ओर देखा। उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। एक व्यक्ति का दर्द कई लोगों की जिंदगी के बदले में। आखिरकार फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय को नुकसान उठाना पड़ा है। शेन शिक्सी की आंखें ठंडी चमक से चमक उठीं। श्वा, जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शेन शिक्सी की आकृति चमक उठी और वह अर्जुन के सामने प्रकट हो गया। बेटे, मुझे अपनी जान दे दो। जैसे ही शेन शिक्सी आगे बढ़ा, एक लाल रोशनी चमक उठी और आसमान ढक गया। वह कोई साधारण पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं था। इसके अलावा कठपुतली तावीज का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। इस बार अर्जुन के पास भरोसा करने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे ही वह संसार का ब्रिस्तान से संपर्क करने वाला था, हमला पहले ही हो चुका था। शेन शिक्सी के हमले में 1000 टन से अधिक बल था और ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी चींटी को कुचलने के लिए पहाड़ का इस्तेमाल किया जा रहा हो। अर्जुन ने हवा में कलाबाजी की और बड़ी मुश्किल से खुद को स्थिर करने में कामयाब रहे। उसका खून उफान पर था। अगर उसने उसे दबाया न होता तो वह मुंह भर खून थूक देता। क्या कुनलुन पर्वतों का सच्चा विशेषज्ञ ऐसा ही होता है? अर्जुन को लगभग पूरा यकीन था कि शेन शिक्सी एक मध्य अवस्था पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञ थी। संप्रदाय गुरु सूर्य की तुलना में अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। तुम जैसी छोटी चींटी की हिम्मत कैसे हुई इतनी बेशर्मी से? फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम छू सको। अर्जुन, मैंने संप्रदाय गुरु सूर्य से वादा किया था कि मैं तुम्हें यातना दूंगा, इसलिए मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। ये कुनलुन पर्वत का नियम है। शेन शिक्सी ने गहरी सांस ली। उसकी नज़र अर्जुन पर पड़ी और वह ठंडे स्वर में बोला। उसके शब्द शांत थे, लेकिन वे निर्णय सुनाने जैसे थे। अब तुम्हें विदा करने का समय आ गया है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शेन शिक्सी के हाथ में मौजूद हथियार उड़ गया, जिससे एक ठंडी लाल रोशनी निकली। एक भयानक आभा फैल गई और लाल प्रकाश अर्जुन को निगलता हुआ प्रतीत हुआ। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि लाल रोशनी ने उसे घेर लिया था। वह बहुत गंभीर था क्योंकि उसने जल्दी से रक्त ड्रैगन और जीवन रून को सक्रिय कर दिया था। जीवित रहने के लिए उसे अपनी सारी ताकत जुटानी होगी। फिर उसने आत्मा को दबाने वाली तलवार से दोनों शक्तियों को एक कर दिया और फिर तलवार को लाल बत्ती पर घुमाया। ओह, अभी भी ये छोटी मोटी चालें चलने की कोशिश कर रहे हो? ब्रेक। बिना किसी हिचकिचाहट के शेन शिक्सी ने काम किया। लाल रोशनी में अपनी चेतना थी, जैसे उसने अर्जुन के हमले को अपने अंदर समाहित कर लिया हो। ऐसा लग रहा था कि वह रक्त ड्रैगन और आसपास की बिजली की ऊर्जा को निगल रही है। आखिरकार रक्त ड्रैगन अर्जुन की सच्ची क्यूई द्वारा सीमित था, जो पहले की लड़ाइयों के बाद पहले ही खत्म हो चुका था। वह शेन शिक्सी के हमले को कैसे रोक सकता था? आघात तरंग अर्जुन के शरीर से टकराई, जिससे वह पीछे की ओर लड़खड़ाया और उसके मुंह से खून निकल आया। धतेरी की। जब संप्रदाय गुरु सन ने ये दृश्य देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। महामहिम, आप बहुत शक्तिशाली हैं। कृपया इस बच्चे की भुजाएं काट दीजिए। मैं चाहता हूं कि उसे यातना देकर मार दिया जाए। संप्रदाय गुरु सन ने ये कहते हुए दुष्टतापूर्वक मुस्कुराया। शेन शिक्सी ने नाक सिकुड़ी और अर्जुन की ओर बढ़ा। जब वह अर्जुन से 5 मीटर दूर था तो वह रुक गया। हमारे बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। तुम्हें मारना असंख्य तलवार संप्रदाय के लिए अपमानजनक होगा, लेकिन फिर भी तुम मरने के लायक हो। आज मैं सबसे पहले तुम्हारी भुजाएं काटूंगा। शेन शिक्सी ने अपने हाथ में हथियार उठाया और अपनी हत्या की मंशा जाहिर की। इस समय अर्जुन के चेहरे पर अजीब भाव आ गया। वह संसार का ब्रिस्तान से संपर्क करना चाहता था, लेकिन अचानक उसे एक परिचित नाम सुनाई दिया। असंख्य तलवार संप्रदाय। क्या ये वही संप्रदाय नहीं था जिसका उल्लेख चेन त्यानली ने किया था? क्या ये सचमुच हो सकता है? कुछ ही सेकंड बाद अर्जुन खड़ा हुआ और ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। आप असंख्य तलवार संप्रदाय से हैं। लाल रोशनी अर्जुन की बांह को छूने वाली थी। जैसे ही शेन शिक्सी ने क्रूरता से देखा, अर्जुन की हथेली में एक जेड पेंडेंट दिखाई दिया। जिस क्षण जेड पेंडेंट दिखाई दिया, शेन शिक्सी की अभिव्यक्ति बदल गई और लाल बत्ती भी बंद हो गई।
ऐसा इसलिए था क्योंकि यह जेड पेंडेंट वही था जो मायरियड डाउन स्वॉर्ड मास्टर ने उन्हें दिखाया था। ये बिल्कुल वैसा ही था। उनके सामने खड़ा युवक वह व्यक्ति था जिसे असंख्य दाउंस तलवार मास्टर चाहते थे कि वे उसकी रक्षा करें। प्लॉप। जब सभी को लगा कि अर्जुन मरने वाला है, तभी शेन शिक्सी ने कुछ ऐसा किया जिससे सभी हैरान रह गए। वह घुटनों के बल बैठ गया। शेन शिक्सी ने कुनलुन पर्वत को छोड़ दिया था और एक व्यक्ति के लिए हुआक्सिया में प्रवेश किया था जो कि मायरीड डाउंस तलवार मास्टर था। मिरियाड डाउन स्वॉर्ड मास्टर ने संप्रदाय में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कुछ चालें चली थीं। इसके अलावा उनके संस्थापक मिरियाड डाउन स्वॉर्ड मास्टर के शिष्य थे। एक प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञ के आदेशों की अवहेलना करने का साहस कौन करेगा? अपने हाथ की एक लहर से वह असंख्य तलवार संप्रदाय के जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकता था। शेन शिक्सी ने अवचेतन रूप से अर्जुन की ओर देखा। असंख्य दाउंस तलवार मास्टर के निर्देश उसके कानों में गूंजते रहे। इस जेड पेंडेंट को देखना मुझे देखने जैसा है। उसके सामने खड़ा युवक वही व्यक्ति था जिसके बारे में मायरीड डाउंस तलवार मास्टर ने उन्हें बताया था। इस जेड पेंडेंट के सामने संप्रदाय गुरु को भी घुटने टेकने पड़े। वह घुटने कैसे न टेक सकता था? इस समय पतित तलवार संप्रदाय के संप्रदाय नेता सन और दर्शक पूरी तरह से अचंभित थे। यहाँ क्या हो रहा था? शेन शिक्सी ने सब कुछ नियंत्रण में कर लिया था और ऐसा लग रहा था कि वह आसानी से अर्जुन को मार डालेगा। हालांकि असंख्य तलवार संप्रदाय के सम्मानित बुजुर्ग अब एक चींटी के सामने घुटने टेक रहे थे। कुनलुन पर्वतों में शेन शिक्सी की पहचान और स्थिति ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना साधारण साधक कर सकें। यहाँ तक कि असंख्य तलवार संप्रदाय के गुरु के सामने भी वह घुटने नहीं टेक सकता था। देखने वालों के मुंह खुले रह गए मानो वे डर गए हों। किसी ने भी इस अचानक मोड़ की उम्मीद नहीं की थी। वह जेड पेंडेंट क्या था? अर्जुन ने शेन शिक्सी की तरफ देखा। वह भी उतना ही उलझन में था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चेन त्यानली द्वारा छोड़ा गया जेड पेंडेंट इतना प्रभावशाली होगा। वह शेन शिक्सी की ताकत जानता था। उसने सोचा था कि जेड पेंडेंट उसे रोक देगा, लेकिन उसने उससे घुटने टेकने की उम्मीद नहीं की थी। चेन त्यानली जब कुनलुन पर्वत पर गए तो उन्होंने क्या किया? असंख्य तलवार संप्रदाय इस जेड पेंडेंट से इतना डरता क्यों है? अब वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। जब उसका काम पूरा हो जाता तो वह दूसरे पक्ष से पूछता। अध्याय 569। जैसे ही वह बोलने वाला था, संप्रदाय गुरु सन बोल पड़े, महाराज आप क्या कर रहे हैं? आपने अर्जुन को अपंग क्यों नहीं किया? संप्रदाय गुरु सन ने कुछ भी स्पष्ट कहने की हिम्मत नहीं की। वह बस आश्चर्य से शेन शिक्सी को देखता रहा। अप्रत्याशित रूप से शेन शिक्सी की अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई जब उसने ये सुना। उसकी हत्या की मंशा जबरदस्त थी। मालिक, चींटी भी इस तरह चिल्लाने की हिम्मत करती है। वह तो बस मौत को दावत दे रही है। शेन शिक्सी की नज़र में जेड पेंडेंट उसके स्वामी का प्रतिनिधित्व करता था। असंख्य दाउंस तलवार मास्टर के दृष्टिकोण और अर्जुन की तलवार कौशल से ये बहुत संभावना थी कि अर्जुन असंख्य दाउंस तलवार मास्टर का शिष्य था। इस प्रकार वरिष्ठता की दृष्टि से अर्जुन असंख्य तलवार संप्रदाय के संस्थापक के समान स्तर पर था, या उससे भी अधिक। उस स्थिति में असंख्य तलवार संप्रदाय में सभी को संप्रदाय गुरु सहित अर्जुन को गुरु कहकर संबोधित करना चाहिए। अर्जुन के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना शेन शिक्सी अचानक उठ खड़ा हुआ और हवा के झोंके में बदल गया जो संप्रदाय मास्टर सन की ओर बह गया। ठंडे जानलेवा इरादे से संप्रदाय मास्टर सन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि शेन शिक्सी बिना किसी कारण के उस पर हमला करेगी। मालिक, असंख्य तलवार संप्रदाय के सम्मानित बुजुर्ग को वास्तव में अर्जुन मास्टर कहा जाता है। ये कैसे संभव हुआ? 20 वर्ष की आयु का एक युवक असंख्य तलवार संप्रदाय का स्वामी कैसे हो सकता है? संप्रदाय मास्टर सन के दिमाग में अनगिनत सवाल घूम रहे थे, लेकिन उनके पास उन पर विचार करने का समय नहीं था क्योंकि शेन शिक्सी पहले ही उनके सामने आ चुकी थी। महामहिम, इससे पहले कि संप्रदाय गुरु सन अपनी बात पूरी कर पाते, शेन शिक्सी की उंगलियों ने उनकी गर्दन पकड़ ली और उन्हें ऊपर उठा लिया। इस समय दुनिया ने शेन शिक्सी के मूड में बदलाव महसूस किया और उसके साथ बदल गई। हवा जम गई, वातावरण में भारीपन छा गया, पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया। मौत जैसा सन्नाटा दम घोंटने वाला था। शेन शिक्सी की आंखें संप्रदाय के गुरु सन को भेदती हुई लग रही थीं, जिससे उन्हें घुटन महसूस हो रही थी। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी क्रूर जानवर का सामना कर रहा हो। संप्रदाय गुरु सूर्य, तुम्हें गुरु को नाराज नहीं करना चाहिए था। सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि पूरा फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय आज से नष्ट हो जाएगा। गुरु के क्रोध से कोई नहीं बच पाएगा। उसका हाथ शक्ति से फट गया और उसकी 5 उंगलियां संप्रदाय गुरु सन की गर्दन में घुस गईं, जिससे ताज़ा खून बहने लगा। यह एक क्रूर और दुखद दृश्य था। संप्रदाय गुरु सन की अभिव्यक्ति पूरी तरह बदल गई और वह थोड़ा भयभीत भी हो गया।
महामहिम, क्यों? वह असंख्य तलवार संप्रदाय का स्वामी कैसे हो सकता है? आपने उसे किसी और के लिए गलत समझा होगा। मैं गलत नहीं हूँ। तुम्हारा तो कहना ही क्या, संप्रदाय के गुरु और संस्थापक को भी उसे देखते ही घुटने टेकने पड़ते हैं। तुम्हारे घटिया फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय की तो बात ही क्या। मर जाओ। संप्रदाय गुरु सूर्य की आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने दूर से अर्जुन को देखा। इस समय उसे डर लगा। क्या कुनलुन पर्वतों में हजारों लोगों द्वारा पूजित अस्तित्व वास्तव में अर्जुन के सामने झुक गया था? कौन सोच सकता था कि असंख्य तलवार संप्रदाय का स्वामी एक बच्चा होगा? कच। इसके बाद शेन शिक्सी ने अपनी गर्दन तोड़ दी और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। संप्रदाय गुरु सूर्य की गिरी हुई तलवार संप्रदाय गिर गया था। ये सब करने के बाद शेन शिक्सी का हाथ कांप उठा और उसके हाथ से खून सूख गया। फिर वह धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ा। जब वह अर्जुन के पास पहुंचा तो शेन शिक्सी पुनः घुटनों के बल बैठ गया। गुरु, आपको पहले न पहचान पाना मेरी गलती है। मैं मरने लायक हूँ। मैं तो फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय की तरफ खड़ा था और आप पर हमला किया था। मैं अपनी साधना को अपंग करने और इसके लिए दोष सहने को तैयार हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शेन शिक्सी ने अपनी हथेली को अपनी छाती पर निशाना बनाया। अगर यह प्रहार जमीन पर हुआ तो उसकी साधना अपंग हो जाएगी। अध्याय 570। एक बार कुनलुन पर्वत के विशेषज्ञ ने अपनी साधना खो दी तो उसके लिए मर जाना ही बेहतर होगा। हुआक्सिया के मार्शल आर्ट विशेषज्ञ जब ये देख रहे थे तो वे पूरी तरह से अवाक रह गए और उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। क्या ये विशेषज्ञ सचमुच एक छोटी सी बात के कारण अपनी खेती नष्ट कर देगा? दुनिया इतनी पागल कब हो गई? भाड़ में जाओ। क्या इसकी कोई जरूरत भी थी? यदि वह अर्जुन को प्रसन्न करना चाहता भी तो उसे इतनी दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये दृश्य देखकर अर्जुन भी उतना ही भ्रमित हो गया। क्या शेन शिक्सी उससे इतना डरती थी? हालांकि ये देखकर कि शेन शिक्सी उसकी साधना को बाधित करने वाला था, अर्जुन ने तुरंत कहा, रुको। तभी शेन शिक्सी रुका। उसकी हथेली के प्रहार से हवा के झोंके सुनाई दे रहे थे और यह स्पष्ट था कि उसने अभी अभी एक घातक प्रहार किया था। यह मामला तुम्हारा नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। उठो और चलो अंदर जाकर बात करते हैं, अर्जुन ने कहा। जब शेन शिक्सी ने यह सुना तो उसने राहत की सांस ली और उत्साहित होकर कहा, आपकी क्षमा के लिए धन्यवाद गुरुजी। शेन शिक्सी खड़ी हुई और अचानक उसे कुछ ख्याल आया। अर्जुन की पहचान फिलहाल मायरीड स्वॉर्ड संप्रदाय के गुरु के रूप में उजागर नहीं की जा सकी। जब अर्जुन मायरीड स्वॉर्ड संप्रदाय में वापस लौटेंगे तभी इस बात को आधिकारिक रूप दिया जा सकेगा। अब चूंकि कुछ लोगों को यह पता चल गया था, इसलिए उसे उनसे छुटकारा पाना ही था। सब कुछ सोचने के बाद शेन शिक्सी शांति से दर्शकों की ओर चली गई, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे सका। दर्शकों को यह महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन इससे पहले कि वे वहां से निकल पाते, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कुछ उनके दिमाग में घुसा और कुछ बाहर निकाल दिया। उनमें प्रतिरोध करने की क्षमता भी नहीं थी। बेशक वहां अभी भी लोग संघर्ष कर रहे थे, लेकिन ये लोग तुरंत ही खूनी धुंध के बादलों में बदल गए। शेन शिक्सी जहां भी गई, सभी की यादें निर्दयतापूर्वक मिटा दी गईं। यह असंख्य तलवार संप्रदाय की एक तकनीक थी। हालांकि यह थोड़ा अपरिष्कृत था और इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते थे, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। इस समय अर्जुन के बारे में सब कुछ गुप्त रखना था। अर्जुन दूर से शेन शिक्सी की हरकतें देख रहा था। उसने कोई भाव नहीं दिखाया और सीधे मल्होत्रा परिवार के घर की ओर चल दिया। उसने सोचा था कि इस मामले को सुलझाने के लिए उसे संसार कब्रिस्तान पर निर्भर रहना पड़ेगा, लेकिन अब उसे लगा कि असंख्य तलवार संप्रदाय के साथ यह बहुत आसान होगा। इससे भविष्य में कुनलुन पर्वत में प्रवेश करने पर भी चीजें आसान हो जाएंगी। उन्होंने थोड़ी देर के लिए सोचा कि चेन तियानली ने उस समयावधि में क्या किया होगा। किसी भी स्थिति में मायरीड स्वॉर्ड संप्रदाय की मदद से वह अपने पिता को बचाने में सक्षम होगा, जो अभी भी ब्लड एलायंस के मुख्यालय में पीड़ित थे। भले ही उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़े, उसे अपने पिता को बचाना था। मल्होत्रा परिवार के निवास के केंद्रीय विला में शेन शिक्सी सब कुछ निपटाने के बाद लिविंग रूम में आया। जब उसने अर्जुन को देखा तो वह घुटनों के बल बैठने ही वाला था कि अर्जुन ने कहा, घुटने टेकने की कोई जरूरत नहीं है। और तुमने मुझे मास्टर क्यों कहा? यही बात अर्जुन को सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी। शेन शिक्सी ने उसे सम्मानपूर्वक संबोधित किया तो ठीक था, लेकिन उसने मास्टर शब्द का इस्तेमाल किया था। अर्जुन कुनलुन पर्वत पर 5 साल तक रहा था और उसे उस शब्द का मतलब पता था। इसका मतलब था कि उसका दर्जा संप्रदाय के गुरु से ऊंचा था। जब शेन शिक्सी ने यह सवाल सुना तो उसने अनुमान लगाया कि मेरियड डाउन स्वॉर्ड मास्टर ने अर्जुन को सब कुछ नहीं बताया है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन को वह सब कुछ बता दिया जो उस समय मेरियड स्वॉर्ड संप्रदाय में हुआ था, जिसमें जेड पेंडेंट के बारे में वह सब भी शामिल था जो उसे पता था।
5 मिनट बाद अर्जुन को अंततः समझ में आया कि क्या हो रहा था। ये पता चला कि चेन तियानली ने इसके लिए कुनलुन पर्वत पर कदम रखने और भौतिक रूप धारण करने के लिए अपनी ऊर्जा खर्च करने में संकोच नहीं किया। चेन तियानली ने सोचा होगा कि उसकी वर्तमान साधना का स्तर अभी भी थोड़ा कम है और उसने बहुत देर से साधना शुरू की है, जो सच था। उन्होंने केवल 5 वर्षों तक ही खेती की थी, जबकि कुनलुन पर्वतों में कई लोग 3 वर्ष की आयु से ही खेती करना शुरू कर देते थे और उनके पास अनगिनत संसाधन होते थे। अंतर छोटा नहीं था। सौभाग्यवश उनके पास संसार का ब्रिस्तान जैसा स्वर्ग विरोधी अस्तित्व था। अध्याय 571 असंख्य तलवार संप्रदाय का समर्थन मिलने से कुनलुन पर्वत से संबंधित उसकी 90% समस्याएं हल हो जाएंगी और वह स्वतंत्रतापूर्वक विचरण कर सकेगा। यद्यपि असंख्य तलवार संप्रदाय कुनलुन पर्वत में शीर्ष संप्रदाय नहीं था, फिर भी यह कमजोर नहीं था। उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि 5 साल पहले बुरा आदमी उसे असंख्य तलवार संप्रदाय में लाया था। हालांकि इससे पहले कि वह संप्रदाय के क्षेत्र में कदम रख पाता, उसे बाहर निकाल दिया गया। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि 5 साल बीत चुके हैं और वह किसी तरह असंख्य तलवार संप्रदाय का गुरु बन गया है। भाग्य वास्तव में दिलचस्प था। गुरु, क्या आप मेरे साथ कुनलुन पर्वत में असंख्य तलवार संप्रदाय में आ सकते हैं? संप्रदाय के गुरु और बड़े बुजुर्ग सभी आपसे मिलना चाहते हैं। वे निश्चित रूप से आपको देखकर बहुत उत्साहित होंगे, शेन शिक्सी ने कहा। उसकी हथेलियां पसीने से तर थीं। हुआक्सिया आने का उसका फैसला सही था। वह किसी और से पहले अर्जुन को ढूंढने में कामयाब हो गया था। अर्जुन के गुरु के संरक्षण से असंख्य तलवार संप्रदाय में उसका दर्जा बढ़ता रहेगा। इसलिए वह अर्जुन को संप्रदाय में वापस लाने के लिए इंतजार नहीं कर सके। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। उसने कुछ सोचा और कहा, मिरियड स्वॉर्ड संप्रदाय में जाने की कोई जल्दी नहीं है। मुझे अभी भी एक महत्वपूर्ण काम निपटाना है। मेरे पिता को ब्लड एलायंस ने ले लिया है, इसलिए मैं सबसे पहले ब्लड एलायंस जाना चाहता हूँ। क्या आपको ब्लड एलायंस के मुख्यालय का सही पता और वहां कैसे प्रवेश करना है पता है? से च ई ओ गो ओ एल। ब्लड एलायंस एक शक्तिशाली संरचना द्वारा संरक्षित था। अपनी वर्तमान क्षमता के साथ उसे तोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। यद्यपि उसके पास पुनर्जन्म का ब्रिस्तान और 3 प्राचीन सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ थे, फिर भी कई बार ऐसा हुआ कि उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसे अभी अभी पता चला था कि धर्मेंद्र अपने शरीर को नियंत्रित करने में असमर्थ है, संसार का ब्रिस्तान से बाहर निकलना तो दूर की बात है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, संसार का ब्रिस्तान की पाबंदियां बढ़ती गईं। यही एक कारण था कि धर्मेंद्र ने उसे सिर्फ ताबीज दिए थे। जब शेन शिक्सी ने सुना कि ब्लड एलायंस ने ध्रुव मल्होत्रा को कैद कर लिया है, तो उसकी आंखें गुस्से से भर आईं। मास्टर के परिवार के खिलाफ साजिश रचने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? वे मौत को दावत दे रहे हैं। अपना गुस्सा शांत होने के बाद शेन शिशी ने जवाब दिया, मास्टर, ब्लड एलायंस हमेशा से कुनलुन पहाड़ों में एक घातक ट्यूमर रहा है। उनके गठन को खोजना और तोड़ना बहुत मुश्किल है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि ब्लड एलायंस से कोई व्यक्ति नेतृत्व करे। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। ब्लड एलायंस के जिन चंद साधकों को वह जानता था, वे सब उसके द्वारा मारे गए थे। फिर वह मुख्यालय कैसे खोजेगा? क्या उसे दूसरे पक्ष के उसके दरवाजे पर दस्तक देने का इंतजार करना चाहिए? यदि दूसरा पक्ष लंबे समय तक उस पर हमला न करे तो क्या होगा? इस समय शेन शिक्सी ने कहा, हालांकि मास्टर, जब मैं कुनलुन पर्वत से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि येबाओ मंडप नीलामी आयोजित करने की तैयारी कर रहा था। येबाओ मंडप की पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है और यहाँ तक कि असंख्य तलवार संप्रदाय को भी इससे सावधान रहना होगा। हर बार जब नीलामी होती है तो येबाओ मंडप एक आत्मा एकाग्रता मंच खोलता है और अनगिनत लोग भागते हैं। भले ही वे नीलामी करने या खजाने खरीदने के लिए यहाँ न हो, फिर भी वे साधना करने के लिए आत्मा एकाग्रता मंच पर जाते हैं। ये कई लोगों के लिए एक बड़ा अवसर है। अर्जुन ने कहा, मुझे नीलामी या येबाओ पवेलियन में कोई दिलचस्पी नहीं है। शेन शिक्सी ने आगे कहा, मास्टर, कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। जब मैं फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय के साथ निकला तो मैंने देखा कि ब्लड एलायंस टैटू वाले कुछ विशेषज्ञ भी अंदर आ गए थे। शायद ये ब्लड एलायंस विशेषज्ञ रास्ता जानते होंगे। ये सुनकर अर्जुन की आंखें चमक उठीं। येबाओ मंडप की नीलामी कब शुरू होगी? शेन शिक्सी की आंखें सिकुड़ गईं। आज 4 घंटे बाद। अर्जुन ने कुछ क्षण सोचा और फिर झिझकना बंद कर दिया। मुझे अभी वहां ले चलो। हाँ मास्टर। जाने से पहले अर्जुन ने रोशनी को बताया। हालांकि रोशनी नहीं चाहती थी कि अर्जुन जाए, लेकिन जब उसने सुना कि अर्जुन सिर्फ कुनलुन पर्वत के आसपास जा रहा है और एक दिन में वापस आ जाएगा, तो उसने उसकी बात मान ली। येबाओ पवेलियन कुनलुन पर्वतों में सबसे बड़ा नीलामी घर था और वे कृषकों के लिए खजाने बेचने में विशेषज्ञ थे।
शेन शिशी ने कहा कि ये बावमंडप हर 20 साल में एक बार हुआक्सिया में नीलामी आयोजित करेगा। आखिरकार हुआक्सिया से कुछ कुनलुन पर्वत के काश्तकार भी थे। ये बावमंडप प्रसिद्ध था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये बावमंडप को पूरे कुनलुन पर्वत में फैला हुआ कहा जा सकता था और यह कुनलुन पर्वत में सबसे बड़े खजाने के व्यापार बाजार को नियंत्रित करता था। ये बावमंडप अनगिनत वर्षों से चला आ रहा था। राजवंशों के बदलने के बावजूद ये बावमंडप कभी नहीं गिरा। कोई नहीं जानता था कि ये बावमंडप के पीछे कौन सा गुट था। हालांकि हर कोई जानता था कि रक्त गठबंधन जैसा संप्रदाय भी ये बावमंडप के अधिकार क्षेत्र में लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करेगा। 100 साल पहले कुनलुन पर्वतों में दूसरे सबसे बड़े संप्रदाय का रातों रात सफाया कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने ये बावमंडप को अपमानित किया था। उस दिन के बाद से ये बावमंडप कुनलुन पर्वतों में एक किंवदंती बन गया। मिस्टर अर्जुन, जल्दी चलें। शेन शिक्सी ने अर्जुन की ओर देखते हुए सावधानीपूर्वक कहा, जो वहां हतप्रभ खड़ा था। अर्जुन ने उससे कहा था कि जब तक बहुत जरूरी न हो वह उसे सार्वजनिक रूप से मास्टर नहीं कहेगा। इसलिए शेन शिशी ने अब उसे मिस्टर अर्जुन कहकर संबोधित किया। उन दोनों ने अपना भेष भी बदल लिया। आखिरकार ब्लड एलायंस को पता था कि वह कैसा दिखता था। इस समय वह स्वयं को उजागर करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। हाँ, अब अंदर जाने का समय हो गया है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें पहचाना नहीं जाएगा, है न? अर्जुन ने होश में आते ही अपना चेहरा छूते हुए पूछा। अर्जुन को यकीन नहीं था कि यह भेष सबको धोखा दे सकेगा। हे, चिंता मत करो मिस्टर अर्जुन, ये भेष तकनीक एक प्राचीन स्क्रॉल में दर्ज है जो मुझे मेरे शुरुआती वर्षों में मिली थी। ये निश्चित रूप से सभी को धोखा देने में सक्षम होगा, चाहे वह ब्लड एलायंस हो या कोई और। किसी के लिए भी हमें पहचानना असंभव है। शेन शिक्सी को अपने भेष पर पूरा भरोसा था। अच्छी बात है। शेन शिक्सी की बातें सुनकर अर्जुन ने राहत की सांस ली। वह और शेन शिक्सी कुछ देर तक इधर उधर घूमते रहे, लेकिन उन्हें ब्लड एलायंस से कोई नहीं मिला। क्या आपको यकीन है कि ब्लड एलायंस के सदस्य यहाँ आएंगे? अर्जुन ने पूछा। शेन शिक्सी ने सिर हिलाया। मुझे यकीन है। यह अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ब्लड अलायंस को अभी तक सामने नहीं आना चाहिए था। 1 मिनट रुको। ठीक है। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक संसार का कब्रिस्तान हिल गया। तभी अचानक धर्मेंद्र की आवाज गूंजी। शिष्य, मैं यहाँ पुरातन भ्रामक वास्तविकता की गोली की आभा महसूस कर सकता हूँ। हालांकि यह केवल एक अवशेष है, यह मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे कुछ भी हो, आपको इसे प्राप्त करना ही होगा। जहां तक कारण की बात है, वह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने सिर हिलाया। जो बात धर्मेंद्र को इतनी बेचैन कर रही है, वह बहुत महत्वपूर्ण होगी। उसने शेन शिक्सी की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, अगर मैं नीलामी में शामिल होना चाहता हूं, तो यहाँ कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाएगा? मिस्टर अर्जुन, आप कुछ नीलाम करना चाहते हैं? यहाँ केवल स्पिरिट स्टोन का ही व्यापार हो सकता है और सभी वस्तुएं महंगी हैं। शेन शिक्सी इस बार अपने साथ बहुत सारे आत्मिक पत्थर नहीं लाया था, इसलिए उसे थोड़ा अफसोस हुआ। फिर भी उसने अपने पास मौजूद एकमात्र स्पिरिट स्टोन निकाला और कहा, मिस्टर अर्जुन, मैं इस बार जल्दी में था और अपने साथ ज्यादा चीजें नहीं लाया। कृपया मुझे माफ कर दें। मेरे साथ आओ, मैं और पैसे कमाने का कोई तरीका सोचूंगा। अर्जुन ने दूसरी मंजिल पर नजर डाली और उसे कुछ महसूस हुआ। वह तुरंत ऊपर चला गया। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।